तो हाय हेलो क्लास नाइन्थ वालों। तो आज मैं आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा के लिए साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एक एक नंबर वाले प्रश्न। और इस चैप्टर से आपका जो कुल है वो 15 नंबर का आपके त्रैमासिक पेपर में आना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर नंबर सेकंड से कौन-कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एक-एक नंबर वाले। और ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ ना, ये आपके एमपी बोर्ड का जो मंडल है, उन्होंने प्रश्न बैंक को तैयार करके दिया है। तो इस प्रश्न बैंक से लगभग बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं। और इनके अलावा कौन से प्रश्न आएँगे, मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है? तो जल्दी से देख लीजिए ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। तो मैं सीधा प्रश्न पढ़ूंगा और जो आंसर है मैं केवल उसी को बताते जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें केवल आंसर से फिलहाल मतलब है, और फिर हमको कभी डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। वैसे आपको पता ही है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो जल्दी से इनको समझ लेते हैं। तो पहला है, शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को बोल देते हैं शुद्ध पदार्थ। तो ये यहाँ से इसकी परिभाषा भी बन जाएगी। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध पदार्थ बताना है। तो दूध, जल, नमक का घोल या वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारे पास में? जल। तो जल क्या है? एक शुद्ध पदार्थ यहाँ पर है। अगला है, वायु क्या है? तो वायु भाई साहब एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्यों में? क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे CO2, O2, नाइट्रोजन, ये बहुत सारी गैसें होती हैं। गैसों के मिश्रण को ही वायु कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो वायु है वो क्या हो गया? एक मिश्रण। अगला, कोलाइड का एक उदाहरण है। तो कोलाइड का एक उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर, कोलाइड का एक यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा क्या? दूध। क्योंकि ये जो दूध होता है, यदि हम लोग इसमें से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो इसमें जो इसके कण होते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कोलाइड विलयन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा दूध। ठीक है? अगला, निम्न में से कौन-सा तत्व है? तो यहाँ पर हमें तत्व बताना है कि कौन-सा तत्व है। तो इनमें से भैया ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन, यानी कि O एक प्रकार का क्या है? तत्व है। ठीक है? ऑक्सीजन। अगला देख लेते हैं हम लोग, छठवां। तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ होते हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, तो रेत और पानी तो मिलेगा नहीं, दूध और पानी नहीं मिलेगा, तेल और यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में नमक। ठीक है, क्योंकि पानी में नमक मिलाने से पानी में जो नमक है वो पूरी तरीके से घुल जाता है। इसलिए एक समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा? पानी और नमक। अगला विकल्प आपसे पूछा गया है कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या है? तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। बिल्कुल सही बात है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है। ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों। ठीक है? अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन-सा विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है? निस्यंदन बिल्कुल की जाती है, बाष्पीकरण की जाती है, अपशिष्ट निस्तारण की जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। ठीक है? अगला क्वेश्चन, तांबा एक है। तो तांबा भाई साहब एक तत्व है जिसका संकेत होता है SN, यानी कि टिन। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है यहाँ पर? तो दूध भैया एक प्रकार का असमांगी मिश्रण है। क्या है? असमांगी मिश्रण। तो ये ऐसा लिखेगा, असमांगी मिश्रण है। ठीक है, बाय प्रिंटिंग मिस्टेक। निम्न में से किस विधि का उपयोग जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जाता है? जल में घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग बाष्पीकरण का। ठीक है, जल में घुले हुए नमक को धूप में रख देंगे, तो बाष्पीकृत होकर के पानी ऊपर उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? नमक। इसलिए इसका उपयोग करते हैं बाष्पीकरण के द्वारा। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो क्या कहता है, तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो जब तत्व और यौगिक एक साथ मिलते हैं तो भाई साहब बनता है हमारे पास में यहाँ पर क्या? मिश्रण। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। तो ये विलयन की परिभाषा हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ गया भाई? ऊपर। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। ठीक है,
जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, तो विलयन में मिलाता है कौन? विलायक। तो 15वें का आंसर हो जाएगा बी, विलयन में मिलाता है विलायक। अब देखिए जरा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ये जो विलयन है, क्या है? विलयन, वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो होता है पहले विलेय, क्या होता है? विलेय, और उसके साथ में मिला होता है क्या? विलायक। क्या होता है? विलायक। जैसे विलेय, अगर मैं विलयन बनाऊं किसका, जैसे शक्कर का मैं एक चाशनी वो बनाऊं मैं, क्या? शरबत। तो उसमें जो विलेय होगा वो होगा क्या हमारा? शक्कर। और इसमें मैं मिला दूंगा पानी, तो बन जाएगा अपना शरबत। तो ये बन गया एक प्रकार का विलयन। तो विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा कैसी होती है? अधिक। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जिसमें घोला जाता है, तो जिसमें घोला जाता है उसको बोल देते हैं विलायक, और जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं विलेय। ठीक है। और विलयन ध्यान रखना, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिंचर आयोडीन में विलेय होता है। तो टिंचर आयोडीन में विलेय यानी कि एक छोटा पदार्थ जिसको घोला जाता है, तो वो होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। सोडा जल में विलेय होता है, तो सोडा जल में विलेय होता है भाई साहब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर माने जाते हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा आने के हैं। ठीक है। तो वायु एक विलयन है। तो वायु एक क्या है? विलयन। गैस में गैस का। ठीक है, गैस में गैस का, क्योंकि इसमें गैसें ही गैसें होती हैं, तो वायु एक विलयन है किसका? गैसों में गैस का। तो वायु एक मिश्रण है। तो कैसा है भैया मिश्रण? वायु एक कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, वायु कैसा है? एक विषमांगी मिश्रण है। रेत और जल का मिश्रण कैसा है? तो ये भी कैसा है? एक विषमांगी मिश्रण है। सही बात है कि नहीं? विषमांगी, क्योंकि इसके कण एक दूसरे में पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं, वे कुछ बचे हुए रहते हैं। किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ठोस को मिश्रण से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन, यानी कि अपन लोग विधि का उपयोग करते हैं निस्यंदन। कौन सी विधि होती है वो? निस्यंदन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन, निस्यंदन विधि। ठीक है। अगला, एक शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो जल एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन यानी कि H और ऑक्सीजन यानी कि O से बना होता है, और इन दोनों को मिला देने से हमारे पास बन जाता है H2O। ठीक है, ये बैलेंस करना पड़ता है, जैसे H2 और O2 को मिला देते हैं तो H2O बनता है। अब ये बैलेंस करना बाकी है। दूध एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? तो भैया दूध एक प्रकार का कोलाइडी मिश्रण है। कैसा है? कोलाइडी, यानी कि ये टंडल प्रभाव को दर्शाता है। अगला, किसी विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? ठोस को अलग करने के लिए यहाँ पर भी मिश्रण में से ठोस को अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का। चलो मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं, ये ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मिश्रण में से ठोस को अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का। अब ये कह रहा है विलयन में से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो विलयन में से ठोस को अगर अलग करना है तो अपन लोग करेंगे किस विधि का उपयोग? वाष्पीकरण का। किस विधि का? वाष्पीकरण का। ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नमक और जल मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं, तो भैया नमक और जल मिलकर बनाते हैं समांगी। ये तो अपन लोगों ने पहले पढ़ ही लिया। ठीक है। तत्व केवल एक ही प्रकार के से बने होते हैं, तो भैया वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो भैया लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे? लोहा। तो लोहे में भैया चुंबक चिपक जाती है, तो हम लोग यहाँ पर किस विधि का उपयोग करेंगे? चुंबकत्व विधि का। ठीक है, किस विधि का उपयोग करेंगे? चुंबकत्व विधि का। चुंबकत्व विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि जो लोहे के टुकड़े और गंधक दोनों मिक्स किए हुए हैं, इसके पास में चुंबक को ले जाएंगे, तो चुंबक में ये लोहे के टुकड़े चिपक जाएंगे और गंधक अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? जल का क्वथनांक इतने डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये तो सभी की जुबान पर होता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा भी है, तो केवल 100 भरना है इसमें, बाकी ये तो डिग्री सेल्सियस तो लिखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और जल को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं पृथक्कारी कीप का। तो किस विधि का उपयोग करते हैं? पृथक्कारी कीप का। तो भैया पृथक्करण विधि का। ठीक है, पृथक्करण विधि का या पृथक्करण कीप विधि का। कीप लिखना भी यहाँ पर क्या हो जाता है? जरूरी। क्यों हो जाता है? क्योंकि कीप इसमें लगानी पड़ती है।
तो पृथक्करण की विधि का उपयोग करते हैं। दूध से क्रीम अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये जो विधि वाले क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं। जैसे उसके वो दो थे, इनके भी ये दो काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं। तो दूध से क्रीम किस विधि से करते हैं? अपकेंद्रीकरण से। किससे? अपकेंद्रीकरण से। इसमें गोल गोल घुमाया जाता है तो हमारा दूध से क्रीम अलग हो जाती है। क्रीम मीन्स पनीर अलग हो जाती है। विलयन। तो विलयन भाई साहब एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। सुनते जा रहे हो ना, विलयन कैसा मिश्रण है? एक प्रकार का समांगी। बर्फ, जल तथा जल वाष्प के गुण समान होते हैं। तो कौन से गुण समान होते हैं? बर्फ, जल तथा वाष्प के गुण समान होते हैं। कौन से भाई साहब? रासायनिक। क्योंकि ये बाहर से ठोस, द्रव और गैस लगते हैं, लेकिन अंदर से दिखने में, अंदर से इनके गुणों की संरचना H2O ही होती है। ठीक है, बाहर से ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, लेकिन अंदर से तीनों H2O ही हैं। ये तीनों क्या हैं? H2O ही हैं। ठीक है, अंदर से, बाहर से ठोस, द्रव और गैस है। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की क्या बोल देते हैं? तो उसको बोल देते हैं सांद्रता। क्या बोल देते हैं? सांद्रता। ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई साहब? तत्व कहलाते हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम है। तो परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर क्या है भैया? गैस। क्या है? गैस। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम है। तो ये भी इंपोर्टेंट है। ये भी क्या है? इंपोर्टेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम है यहाँ पर क्या हमारा? द्रव। टंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो टंडल प्रभाव किस विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कोलाइडी विलयन द्वारा। धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। तो भैया पारा। धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। तो यहाँ पर ये हमारे सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे दो दो नंबर वाले क्वेश्चन, अति लघुत्तीय प्रश्न। तो आइए जल्दी से हम लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको अति लघुत्तीय प्रश्नों की दुनिया में। और ये आपको प्रेजेंट कर रही है ग्रेट कोहेड कोचिंग सेंटर, जो कि है भैया हमारे यहाँ तालगांव से। तो यदि आप लोग क्लास 9 से लेकर के 12th तक एमपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस पर किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अति लघुत्तीय प्रश्नों की दुनिया में। ये अति लघुत्तीय प्रश्न दो दो नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तत्व क्या है भाई साहब? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु तत्व। जैसे कि मैं कह दूं आयरन, यानी कि Fe एक प्रकार का क्या है? तत्व। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि H2O। तो इसमें दो तत्व हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा यौगिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समांगी और असमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। तो ये यहाँ पर असमांगी लिखा हुआ है। ठीक है, समांगी और असमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। तो देखिए, इसमें अब यह पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं और इसकी सीमाएं दिखाई नहीं देती हैं। जैसे नमक में पानी में नमक मिलाना। ठीक है, तो पानी में जब अपन नमक घोलते हैं तो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं, इसलिए समांगी मिश्रण है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका क्या? असमांगी मिश्रण। तो ये असमांगी मिश्रण है। ठीक है, ना कि और कुछ, असमांगी मिश्रण। इसमें अब ये पूरी तरीके से एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और जिससे उनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सीमाओं का मतलब है कि परतें बन जाती हैं, एक परत दूसरी परत। तो जैसे पानी और रेत, यदि रेत में अपन लोग पानी मिलाएंगे या पानी में रेत मिलाएंगे तो ये एक दूसरे में पूरी तरीके से नहीं घुलेंगे, इसलिए ये हो जाएगा हमारा असमांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कोलाइड क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण में यहाँ पर एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार विलयन और निलंबन के कणों के बीच में होता है। यानी कि इसके कण हैं वो विलयन और निलंबन कणों के बीच में होते हैं। ये टंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि दूध। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? कोलाइड का। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? कोलाइड का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसके पहले मैं पेन का कलर कर लेता हूँ चेंज। तो विलयन क्या है? एक उदाहरण लिखिए। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है? एक विलयन। जैसे कि पानी और चीनी का घोल, ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपके लिए? विलयन का। अगला क्वेश्चन 5वां, निस्यंदन प्रक्रिया क्या है? तो निस्यंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिश्रण से ठोस को अलग किया जाता है। यानी आपके आपके पास में कोई एक मिश्रण है, क्या है मिश्रण, उसमें से आपको ठोस को बाहर निकालना है। तो किस विधि से निकालेंगे मिश्रण में से? निस्यंदन विधि से। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्रिस्टलीकरण क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो जो क्रिस्टलीकरण है यह एक प्रकार की विधि है। इसका उपयोग हम लोग शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब जो शुद्ध ठोस के क्रिस्टल प्राप्त करने होते हैं तब हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। जैसा कि इसका नाम है क्रिस्टलीकरण, यानी कि यह एक ऐसी विधि है जिससे हमें शुद्ध क्रिस्टल ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे इसका उपयोग समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समुद्री जल को क्या करते हैं, समुद्री जल को ऐसे बड़े बड़े खानों में यहाँ पर भर देते हैं। बड़े बड़े खानों में ऐसा यहाँ पर भर देते हैं इसमें समुद्री जल। अब क्या होता है, जैसे ही सूरज निकलता है तो जो जल है वो बाष्प बन के उड़ जाता है और इनमें क्या बच जाता है, ठोस नमक के कण, यानी कि छोटे छोटे क्रिस्टल, और इससे हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अपकेंद्रण प्रक्रिया क्या है। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग बहुत छोटे कणों को उनके माध्यम से अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब बहुत छोटे छोटे कण हैं, यदि उनको उनके माध्यम से अलग करना है तो अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे दूध से क्रीम को निकाला जाता है। अब दूध है, अब दूध में जो फैट होता है, जो बसा होता है, उसके छोटे छोटे कण होते हैं। तो उनको निकालने के लिए हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूध को बर्तन में रख करके गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे जो छोटे कण हैं वो अ, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। तेल और पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो भाई साहब, तेल और पानी को अलग करने के लिए पृथक्करण की विधि का उपयोग करते हैं। इसमें केवल विधि का नाम लिखना है, पृथक्करण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए कहाँ जा रहा भाई तुम ऊपर, ये क्या है, इसके लिए मैं फिर पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है कोलाइड और निलंबन में क्या अंतर है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो कोलाइड के कणों का आकार छोटा होता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो जाएगा, जिससे वे आंखों से दिखाई नहीं देते, ये दूसरा हो जाएगा। लेकिन वे प्रकाश के मार्ग को विकिरणित कर देते हैं, ये तीसरा हो जाएगा। या ऐसा लिख सकते हैं कि ये टंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा चौथा, ये स्थायी होते हैं। स्थायी होने का क्या मतलब है कि शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। ध्यान रखना, नहीं बैठते हैं इनके कण, पूरे विलयन में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में है कौन सा हमारा, निलंबन। तो निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है और वे आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश के मार्ग को विकिरणित कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। ये अस्थायी होते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें शांत छोड़ देने पर ये नीचे बैठ जाते हैं, तो ये कैसे होते हैं, अस्थायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, धातु और धातु में अंतर लिखिए। हालांकि ये टॉपिक क्लास 10 से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आपकी बुक में दिया गया है। तो धातु कैसी होती है, चमकदार होती है, ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, आगाध वर्धनीय और तन्य होती है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, तो एक उदाहरण वाला 5 पॉइंट, यानी कि यहाँ छोटे छोटे मैंने आपको 5 अंतर बता दिए। ठीक है, कितने, 5। जैसे धातु चमकदार होती है, धातु ऊष्मा विद्युत की चालक होती है, धातु आगाध वर्धनीय होती है, धातु तन्य होती है। तो ये 5 पॉइंट बना लेना। ठीक है, ऐसे ही अधातु के, अधातु चमकदार नहीं होती हैं, ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि हमें करंट या ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते। धातु भंगुर होती हैं, भंगुर मतलब इनको पीटने पर ये टूट बिखर जाती हैं, जैसे कार्बन यानी कि कोयला और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण है पानी में नमक का घोलना, ये आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। निलंबन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो अभी अभी तो अपन ने पदार्थों, ये अभी अभी तो किया है। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कण बिखर जाते हैं, और इसके कण क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको खुली आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे मिट्टी का पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके लिए मैं फिर कलर चेंज, ये तो दिखेगा नहीं, वो ये दिखेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इससे एक ना एक आपसे पूछा जाएगा। वे उदाहरण दे देंगे, जैसे जंग लगना, जैसे उनने एक उदाहरण दे दिया जंग लगना। अब आपसे पूछेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक। तो ये है भैया रासायनिक परिवर्तन। तो ये मैं कैसे बताया, जरा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन को। तो इसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि आकार और अवस्था बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक पहचान वही रहती है। यानी कि बाहर से इसके गुण बदल जाते हैं, लेकिन अंदर की जो पहचान है वो वही रहती है। तो ये है भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना,
बर्फ पिघल करके क्या बन जाएगी? जल। तो पहले वो ठोस थी, अभी क्या बदल गई? जल यानी कि द्रव। तो ध्यान से देखिए कि ये बर्फ अभी ठोस है और पिघल जाएगी तो द्रव बन जाएगी, लेकिन रहेगा तो पानी ही। अंदर से तो वो क्या रहेगा? अंदर से तो H2O ही रहेगा। इसलिए यानी कि भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक पहचान वही रहती है, इसलिए भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब जैसे लकड़ी का काटना, लकड़ी को काट देंगे तो उसके गुण थोड़ी बदलेंगे अंदर के। ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा परिवर्तन? भौतिक। और रासायनिक में देखिए, रासायनिक क्या है? इसमें एक नया पदार्थ बनता है जिसकी रासायनिक पहचान अलग होती है, और ये कैसा है? अनुत्क्रमणीय विक्रम। जैसे कि कागज का जलना। अब कागज है आपके पास में, एक कागज का टुकड़ा है, अब आपने इसको जला दिया तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो ये कागज के गुण अलग हैं, लेकिन ये जो राख बन गई है ना, इसके गुण पूरी तरीके से कैसे हैं? अलग हैं। तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इसलिए ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। तो कोई भी चीज का जलना होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी वो बात करें किसकी? मोमबत्ती की, कि अगर मोमबत्ती जलती है तो ये कैसा परिवर्तन है? तो ये दोनों होता है, भौतिक प्लस के रासायनिक। ठीक है, दोनों परिवर्तन होता है। अगला, संतृप्त विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। यानी कि हमारे पास में एक विलायक है, क्या है? विलायक। इसमें हमने थोड़ा सा विलय मिलाया, विलय मतलब जिसको घोलना है उसको मिलाया। तो एक टाइम बाद ये इस विलयन में, इस विलायक में नहीं घुलेगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जब विलायक इस जब विलय इस विलायक में नहीं घुलता है तो उस विलयन को बोल देते हैं संतृप्त विलयन, यानी कि वो तृप्त हो गया, अब इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं घुल सकता। ठीक है। अगला, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व ऐसा पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं भाई साहब, FeAuAg, लोहा सोना चांदी। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 16वां, ये क्या कहता है भाई साहब आप लोगों से? निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो समांगी मिश्रण में है सोडा जल, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण है लकड़ी और मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, ये भी दिख रहा है कलर, तो इससे भी मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि कलरफुल होना चाहिए। कहाँ गया भाई? ए तू किधर चला गया रे? किधर गया? इधर बैठा है तू? ये है भैया, ठीक है। ये 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा टंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो भाई साहब, दूध और स्टार्च विलयन, दूध और स्टार्च विलयन। ये मैं क्या गुदर रहा हूँ? अरे नहीं बच्चों, ये मैं हाईलाइट कर रहा था, तो इसको ले लेता हूँ। तो ये भैया क्या है हमारा? दूध क्या है? ये भैया कहते हैं कि गुदर नहीं रहे हैं और उसी पे चला देते हैं। तो ये हमारा दूध और स्टार्च विलयन है, ये क्या दर्शाएगा? टिंडल प्रभाव। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों हैं ये हैं हमारे कोलाइड विलयन। क्या है? कोलाइड विलयन। और कोलाइड विलयन जो भी होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब? तो देखिए, वे कहते हैं ये 18वां क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कहते हैं? निम्नलिखित तत्वों को यौगिक मिश्रण और तत्व में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ दिए गए हैं, देखो यहाँ से इतने पदार्थ दिए गए हैं। इनको हमें क्या करना है? इनको हमें क्या करना है? तत्व, यौगिक और मिश्रण में परिवर्तित करना है। तो आइए जल्दी से इनको बदल लेते हैं। तो जैसे तत्व हमारा सोडियम, ये तत्व है। चांदी ये तत्व है। टिन तत्व है। सिलिकॉन तत्व है। कार्बन भी क्या है? तत्व। और कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा यौगिक है। साबुन यौगिक है। मीथेन गैस जो होती है वो यौगिक है। और हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है। अब मिश्रण में मिट्टी, चीनी का घोल और वायु और रक्त जो कि आपकी नसों में दौड़ता है ना, खून, वो क्या है भैया? मिश्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो देखिए, दीर्घ उत्तीय प्रश्नों का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में 4 बिंदुओं पर तुलना कीजिए। ठीक है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो हमें शुद्ध पदार्थ, ठीक है, किसका? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में 4 अंतर लिखना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ के 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं पहले घटक की। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। संरचना, रासायनिक संरचना समान होती है। गुण, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। एक समान ही फिक्स होते हैं। गलनांक और क्वथनांक एक निश्चित होते हैं। गलनांक इतना तो इतना ही रहेगा, क्वथनांक इतना तो इतना ही रहेगा। पृथक्करण, तो सरल भौतिक विधियों से इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि जल, जल मतलब होता है H2O।
तो भौतिक विधियों से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, हमें रासायनिक विधि लगानी होगी, ठीक है। तो ये तो थे किसमें, शुद्ध पदार्थ में। अब इसके साथ में देख लेते हैं मिश्रण में। तो घटक दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। संगठन में उस संरचना में कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। गुण, कोई निश्चित गणनक और क्वथनक नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं है, अलग अलग मिश्रण का अलग अलग हो सकता है। सरल भौतिक विधियों से इन्हें अलग कर सकते हैं, जैसे कि हवा और बाकी के बहुत सारे मिश्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमसे और आपसे क्या कहता है बच्चों, तो ये कहता है तत्व यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताइए। अंतर ही अंतर बताए जा रहे हैं। तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, जिसे रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण में सोना, ऑक्सीजन। तो ये तो हो गई तत्व की बात, ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ने से बनता है। तो यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है। इसे रासायनिक विधियों से तोड़ा जा सकता है, जैसे H2O। H2O पानी में विद्युत धारा प्रभावित करने पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगी। NaCl में से Na+ को और Cl- को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यौगिक। अब बात करते हैं मिश्रण की। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। इसे भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे चीनी और जल का घोल। चीनी और जल का घोल है तो इनको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है भाई साहब आपसे। तो ये कहता है कोलाइड, समांगी मिश्रण और निलंबन में चार बिंदुओं में अंतर दीजिए। तो यहाँ से भाई साहब एक क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। या तो वे कोलाइड की गुण पूछेंगे, या समांगी मिश्रण के, या निलंबन की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोलाइड के। कोलाइड एक कैसा मिश्रण है भाई साहब, विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। टंडल प्रभाव को दर्शाता है, स्थायी होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं समांगी यानी कि विलयन की। समांगी मिश्रण को ही विलयन बोल देते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। टंडल प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करते। टंडल प्रभाव को विलयन नहीं दर्शाते हैं। ये कैसे होते हैं, स्थिर और स्थायी होते हैं। अगला भाई साहब निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। टंडल प्रभाव को दर्शा देते हैं। ये अस्थिर होते हैं क्योंकि इन्हें शांत छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कहता है भाई साहब और बहन जी, आपसे क्या कहता है, क्रिस्टलीकरण क्या है, यह निस्यंदन की तुलना में क्यों अधिक प्रभावी है, इसके कोई दैनिक जीवन का उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण विधि को देख लेते हैं। इसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि क्रिस्टलीकरण विधि क्या है। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी अशुद्ध ठोस को उसके विलयन से शुद्ध करने में किया जाता है। कोई अशुद्ध ठोस है और उसके विलयन से उसको अलग कर दिया जाए, वो शुद्ध ठोस प्राप्त कर लिया जाए, तो इस विधि को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण में किससे, समुद्री जल से अपन लोग नमक को बनाते हैं, तो वहां पर क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह निस्यंदन से अधिक प्रभावी है क्योंकि यह घुलनशील अशुद्धियों को भी हटा देता है। निस्यंदन केवल अघुलनशील अशुद्धियों को हटाता है, जबकि क्रिस्टलीकरण घुलनशील अशुद्धियों को भी हटा देता है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे और मुझसे क्या कहता है, जरा देखिए इसको तो मैं ले लेगा पिंक, ठीक है। तो देखिए कोलाइड क्या है, इसके चार गुण लिखिए, टंडल प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए कोलाइड की ये गुण मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ इसके ऊपर, तो इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और अब देख लेते हैं टंडल प्रभाव। तो ये क्या है, हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा टंडल प्रभाव क्या है। तो जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से गुजरती है, ध्यान रखना किस विलयन से गुजरती है, कोलाइडी विलयन से। प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, कोलाइडी विलयन से। तो जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण होता है। कणों द्वारा प्रकाश का क्या होता है, विकिरण होता है। कणों द्वारा प्रकाश का क्या होता है, विकिरण, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है और जो कण होते हैं वो शंकु के रूप में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, टंडल प्रभाव, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर छठवां। तो छठवां क्या कहता है आपसे, छठवां क्या कहता है, दूध से क्रीम निकालने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए, आपके अधिकरण कैसे काम करता है।
तो दूध से जो हमें क्रीम निकालनी है उसमें हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का उपयोग करते हैं? अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये विधि काम कैसे करती है? तो इस विधि में दूध को एक मशीन जिसको अपकेंद्रण बोलते हैं में रखा जाता है और बहुत तेजी से घुमाया जाता है। ऐसा करने से सघन कण नीचे की तरफ और हल्के कण ऊपर की तरफ आ जाते हैं। चूंकि क्रीम दूध से हल्की होती है तो यह ऊपर की ओर आ जाती है और इसको ऊपर के ऊपर छान लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार दूध से क्रीम अलग हो जाती है। तो अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन ये आपसे क्या कहता है? तो देखिए जरा ये क्या कहता है? प्रयोगशाला में चीनी और रेत को अलग करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध कीजिए। तो ऐसा कोई सा भी आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको मतलब इन मिश्रणों को अलग करने के लिए आप लोग किस विधि का और कैसे उपयोग करेंगे? तो देखिए, चीनी और रेत के मिश्रण को पानी में घोल देंगे, तो चीनी घुल जाएगी जबकि रेत अघुलनशील रहेगी क्योंकि रेत के कण भारी होते हैं, वो जल में नहीं घुलेंगी, जबकि चीनी जल में घुल जाएगी। अब विलयन को फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे और फिर रेत जो है वो फ़िल्टर पेपर पर ही चिपक जाएगी। फ़िल्टर किए गए विलयन में चीनी जो घुली हुई है उसे गर्म करके वाष्पीकृत कर लेंगे और वाष्पीकृत से जल है वो ऊपर की तरफ वाष्प बन के उड़ जाएगा और फिर चीनी हमें ठोस के रूप में मिल जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, टंडल प्रभाव क्या है? तो ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। कोलॉइड में इसका क्या महत्व है? दो प्राकृतिक उदाहरण भी दीजिए। तो इसका महत्व देख लीजिए और प्राकृतिक उदाहरण भी, क्योंकि इसको तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए महत्व, क्या ये दिख रहा है? अच्छा दिख तो रहा है लेकिन उतना नहीं दिख रहा है। ये क्या दिखेगा? अच्छा दिख रहा है। अरे सर सब दिख रहे हैं। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। फिर भी मैं ये ले लेता हूँ। बच्चों तुम्हारी नहीं मैं सुनूंगा। टंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी विलयन तथा वास्तविक विलयन के बीच अंतर करने में किया जाता है। कैसे? जैसे कोलाइडी विलयन में टंडल प्रभाव अपना प्रभाव दिखाता है लेकिन वास्तविक विलयन में नहीं दिखाता है। ठीक है? यानी कि कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो उसका मार्ग चमकने लगता है, लेकिन वास्तविक विलयन में ऐसा नहीं होता है। तो इसका यही महत्व है कि ये वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर कर देता है। प्राकृतिक उदाहरण क्या है? तो ये जो उदाहरण है बड़े ही सिंपल है और आपने कभी ना कभी इनको ऑब्जर्व अपने घर में किया ही होगा। जैसे ये पहला उदाहरण है, अंधेरे कमरे में छोटे छिद्र से आती हुई सूर्य की किरणें धूल के कणों को दिखाई देना। जब कोई घर होता है, घर में या खपरेल वाला घर हो या कोई भी कमरा हो, यदि उसमें नीचे अंधेरा है और ऊपर से सूरज है और उस पर से छिद्र में से किसी छोटे से छिद्र में से प्रकाश की रोशनी आती है, तो अपन को क्या है उसकी जो जहाँ वो प्रकाश की रोशनी आती है, किरण आती है, तो वहाँ पर धूल के कण हैं वो घूमते हुए, चमकते हुए दिखाई देते हैं। यही तो क्या है? टंडल प्रभाव है। दूसरा, घने जंगल में जब पेड़ों की पत्तियों से आधी सूर्य की किरणें नीचे की तरफ पड़ती हैं, तो वहां पर भी हमें जो छोटे-छोटे कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो समांगी तथा असमांगी मिश्रणों को उदाहरण सहित उनके भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आइए हम लोग इनको कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है? तो चीनी का घोल उदाहरण के साथ बताना है, तो ये मीठा होता है और इसमें चीनी और पानी के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वायु यह गंधहीन होती है, इसमें विभिन्न गैसों को अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये हो गया समांगी मिश्रण। ठीक है, अगला देख लीजिए असमांगी। तो ये कुछ गलत टाइप हो गया है बच्चों, असमांगी मिश्रण। तो देखिए, रेत और लोहे का बुरादा, इसमें रेत और लोहे के बुरादे को अलग अलग देखा जा सकता है और अलग अलग कर भी सकते हैं। तेल और पानी, तेल और पानी एक दूसरे के ऊपर अलग परत बना देते हैं, ठीक है? तो इनको भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो क्या हो गए हैं? कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने जितने भी अति लघुत्तीय में थे और लघुत्तीय में, तो सारे के सारे दीर्घोत्तीय के मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है? तो जल्दी से आप लोग सीख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और मैं बाकी सब्जेक्ट के भी इसी तरीके से सारे के सारे आंसर बताऊँगा। तो आपके जो पेपर हैं, जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जाने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।